तब्दीली नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। 31 जनवरी 2021 डेडलाइन थी। पीडीएम अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान को वार्निंग थी, उनको खबरदार किया गया था, उनके लिए सियासी धमकी थी कि 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दें वरना ... इस वरना के बाद पीडीएम अभी तक इस ... की कैफियत में है, यानी कि पीडीएम को अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उसने आइंदा क्या करना है। इस्तीफों की बात की गई थी कि जी कौमी असेंबली और तमाम सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे। इस्तीफे अभी तक अपने अपने कायदीन के पास महफूज पड़े हैं। कब इस्तेमाल करने हैं, तारीखें आती रहीं, मराहल आते रहे, लेकिन इस्तीफों को इस्तेमाल करने का वक्त क्या अभी तक नहीं आया। दरमियान में एक फुलझड़ी सामने आ गई तहरीक अदम एतमाद की, लेकिन तहरीक अदम एतमाद भी किस वक्त आएगी कुछ पता नहीं है। लॉन्ग मार्च की बात की गई थी इस्लामाबाद की तरफ के जी लाखों का मजमा लेके जाया जाएगा और इमरान खान को हुकूमत से नीचे गिराया जाएगा, लेकिन लॉन्ग मार्च की भी तारीख पर तारीख आती रही, स्ट्रेटेजी ना आ सकी। अब एक और तारीख आ गई है 4 फरवरी की, जिस दिन पीडीएम ने एक बार फिर मिलके बैठना है और एक बार फिर ये डिसाइड करना है कि आइंदा करना क्या है। यही पीडीएम की वो आए बाएं शाएं की स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से हुकूमत को तनकीद और तंजो मिजाह करने का भरपूर मौका मिल रहा है अपोजिशन इत्तेहाद के सामने। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाहिर सियासी और हुकूमती दोनों एतबार से फ्रंट फुट पे इत्मीनान और मजबूत नजर आते हैं। सवाल बहरहाल जन्म लेगा कि वाकई अंदर खाने सूरत हाल इतनी पुरयकीन, पुरएतमाद और पुरइत्मीनान है, ये तो आगे चल के सवाल करेंगे, लेकिन बज़ाहिर एट द फेस ऑफ इट तो यही लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान फ्रंट फुट पे हैं और पीडीएम एक वाज़ेह स्ट्रैटेजी, वाज़ेह लाएअमल ना होने की वजह से बैक फुट पे है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने आज कहा कि पीडीएम अपनी मौत मर चुकी है, उससे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। क्या वाकई पीडीएम का धड़न तख्ता हो चुका है, ये एक अहम सवाल। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी सवालात के जवाब दिए, अवाम के सामने आए, उनकी टेलीफोन कॉल सुनी, अच्छी बात है, लेकिन बतौर अवामी नुमाइंदा, बतौर अवाम के वज़ीर आज़म के इमरान खान साहब पार्लियामान के भी मेंबर हैं, तो पार्लियामान में क्वेश्चन आवर के जवाब देने कब जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने यह भी वादा किया था कि वो हर हफ्ते पार्लियामान में सवालात के जवाब देने के लिए जाएंगे। तो अवामी सवालात के लिए टेलीफोन कॉल्स तो हो गई, लेकिन अवाम के मसाइल के लिए जो सवालात पार्लियामान का एक इस्तेहकाक है, वहां वज़ीर आज़म इमरान खान कब जाएंगे। तो ये वो तमाम अहम सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे और मेरे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं, बड़ी दबंग, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं फवाद चौधरी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। फवाद साहब, तलाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब एंड तलाल चौधरी साहब, और दोनों की ऑडियो स्काइप लेवल पे इस वक्त ठीक हो चुकी हैं। फवाद साहब, तलाल साहब की बात आपने सुन ली, वो कह रहे हैं कि दुनिया में कोई जमहूरियत, कोई हुकूमत में सुना है आपने कि वज़ीर आज़म की कामयाबी का जो मयार हो वो परफॉर्मेंस के बजाय अपोजिशन की नाकामी से हो। और ठीक है, 31 जनवरी गुजर गई, और भी तारीखें आ जाएंगी, लॉन्ग मार्च की भी तारीख आ जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म आपके नाकाम हो गए हैं, ये कह रहे हैं तलाल साहब। देखिए, जो तलाल चौधरी साहब की बात है उससे एक हद तक तो मैं एग्री करता हूँ, और दोनों बातों में एक तो तलाल चौधरी साहब ने ये तो माना है कि पीडीएम नाकाम हो चुकी है, और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की नाकामी जो है वो हुकूमत की कामयाबी नहीं है। Okay. ये बात बिल्कुल सही है।
ठीक है। और इसमें उनकी बात में वजन है। लेकिन फिलहाल तो चूंकि डिस्कशन ये हो रही थी कि पीडीएम के जो वादे वहीद या जो उन्होंने अपने लोगों को हौसला देने के लिए जो खुशखबरियां रखी हुई थी, उनका दोबारा फूटा है, तो उसकी जो एक समझिए कि उसमें से जो ठा ठा की आवाजें आ रही हैं वो तो फिर आ रही है ना, तो क्या करें, हम खाने तो नहीं बंद कर सकते। तो इशू इस वक्त यही है कि जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है कि हुकूमत की कामयाबी अपनी ही उस परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। अपोजिशन जो है उससे बेहतर अगर मामला लेके आए, लेकिन इस अपोजिशन में तो ये कोई सलाहियत नहीं है फ्रेंकली कि ऑल्टरनेट प्रोग्राम दे सके। ये तो इस वक्त इनकी लीडरशिप सियासी नाबालिगों के हाथ चढ़ गई है और ना उनकी कोई प्रोग्राम है। एक दिन कहेंगे हम धरना देंगे, दूसरे दिन कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, तीसरे दिन कहते हैं रेजिग्नेशन देंगे। सो उनको फ्रेंकली कोई सियासत का बहुत ज्यादा समझ है, ना उनको कोई पता है। और वैसे भी बड़ा गैर इखलाकी अलायंस था। आप देखिए फजलुर रहमान जो औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे देते हैं, वो मरियम नवाज साहिबा को साथ ले लेके चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो रोजाना मदरसों की सियासत में मुदाखलत के ऊपर बात करते हैं और लिबरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो मदरसे के स्टूडेंट्स के सर के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पता करने चल पड़े। तो एक पूरी जो समझिए कि जो जिस इमारत थी उन्होंने एक बिल्कुल गैर इखलाकी बुनियाद के ऊपर खड़ी की थी, जिसकी वजह से वो धड़ाम करके गिर गई। और जाहिर है आप गिर गई है तो हमें एंजॉय तो करने दें। तलाल साहब क्या कहेंगे आप? आपकी इमारत धड़ाम से गिर गई है, गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है, कह रही है कि गैर अखलाकी अलायंस है आपका। और बात तो ठीक है कि जहां पे सवालात करने चाहिए थे हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से, वहां पे सवाल हो रहे हैं कि जी ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस क्या है, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या है। आप लोगों ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट? तलाल साहब मैंने जर्नल एक ऑपोजिशन और हुकूमत की कामयाबी नाकामी का एक मुआवजा किया था या एक क्राइटेरिया असूल बताया था। अब रही गैर इखलाकी, हमारा अलायंस गैर इखलाकी है या हुकूमत का अलायंस? वो जिसको डाकू कहते थे वो पंजाब में इत्तेहादी है, जो जिनको कातिल कहते थे वो सिंध का इत्तेहादी है। मैं कौन कौन से आजाद मेंबरों से लेकर और कैबिनेट के वो लोग गढ़वा दूं जो कभी चपड़ासी नहीं हुआ करते थे, आज वजीर दाखिला है। सो मैं इस बात में मजीद पढ़ना नहीं चाहता। अब अगली बात रही कि ये एंजॉय कर रहे हैं। चौधरी साहब आप वाकई एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, बुज़दार एंजॉय कर रहा है, इमरान खान एंजॉय कर रहा है। 22 करोड़ लोग जो है वो उनकी जिंदगी से वो तंग हुए पड़े हैं। आपकी एंजॉयमेंट सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह आपकी एंजॉयमेंट क्या है जी कि हमने LNG का 120 अरब का नुकसान कर दिया है, हमने आटे का डाका डाल दिया है, हमने चीनी के 200-300 अरब गरीब की जेब से निकाल दिए हैं, हमने बिजली और गैस महंगी कर दी है। आपका एंजॉयमेंट तो बहुत महंगी पड़ रही है कौम को। चौधरी साहब खुदा के लिए यकीन करें, आप कोई सस्ते नहीं पड़ रहे कौम को। रोजाना कोई स्कैंडल, रोजाना गरीब की जेब पे आप डाका मारते हैं, आपकी एंजॉयमेंट है जी माशाल्लाह। यानी कल इन्होंने पेट्रोल बनाया, ये एंजॉय कर रहे हैं। परसों इन्होंने बिजली बढ़ाई, एंजॉय किया जी। उससे पहले आज 70 साल में आटा 35 का था और पिछले 2 साल में 80 रुपए का है। एंजॉयमेंट है जी इनके लिए, और एंजॉयमेंट तो होनी चाहिए। चीनी 55 की थी 70 साल में, अब वो 115 रुपए की बिक रही। एंजॉयमेंट है जी, क्योंकि पैसे इनकी जेब में है। सो एंजॉयमेंट इनकी जरूर है, लेकिन एंजॉयमेंट कौम को महंगी बड़ी पड़ रही है। और मैं एक और आपसे अर्ज करूंगा कि अगर फवाद चौधरी साहब 4 को जिस तरह छुप छुप के पहले भी वो पीडीएम के जलसे देख लिया करते थे, फिर ट्वीट करते हैं, वो उस दिन भी फारिग रहें, दफ्तर में कोई काम ना करें, हमारे इजलास के अलामिये का इंतजार कर लें। इतनी जल्दी इंजॉय ना करें, इंजॉयमेंट में कहीं वो रंग में भंग ना डल जाए। अच्छा, 4 फरवरी को आप लोग क्या करने जा रहे हैं ऐसा कि जो फवाद चौधरी साहब समेत पूरी हुकूमत की एंजॉयमेंट खत्म कर देगा? क्या करने जा रहे हैं ऐसा? देखिए जी बहुत सारे ऑप्शंस है और नहीं, कोई एक ऑप्शन दे दें। नहीं, बहुत सारे ऑप्शन ना दें, कोई एक ऑप्शन दे दें। अब तहरीक-ए-अदम एतमाद लानी है, लॉन्ग मार्च लाने हैं, इस्तीफे देने हैं, क्या करना है? देखिए ये बिल्कुल लॉन्ग मार्च विद धरना, यानी लॉन्ग मार्च एंड धरना प्लस की ऑप्शन जो है वो भी मौजूद है। और एक मैं आपसे कह दूं, हम बड़ी टाइट रोप पे चल रहे हैं। हमें ना हमने हाथ मिलाया है एस्टेब्लिशमेंट से, और ना हमने कोई आके शलवारें लटकानी है सुप्रीम कोर्ट पे या पार्लियामेंट पे कब्जा करना है। सो हमें आईनी तरीके से हमने सब कुछ करना है,
और उसके दरमियान से रास्ता निकालेंगे हम इंशाल्लाह, पब्लिक प्रेशर से निकालेंगे। 4 का इंतजार कर लें। चौधरी साहब को कहें एंजॉयमेंट थोड़ी सी जरा डिले कर लें, थोड़े दिन। अच्छा, फवाद चौधरी साहब सुन रहे हैं आप? दूसरे चौधरी साहब कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट थोड़ी सी डिले कर लें, 4 फरवरी का इंतजार कर लें, इतनी जल्दी आप लोग लुडियां भंगड़े मत डालें। चलिए 4 का भी इंतजार कर लेंगे, परसों ही है 4। और बात यह है, तलाल चौधरी साहब को 2 बातें मैं बताऊं कि एक तो खैर उनका रूटीन का वो है ना कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। वो लोमड़ी जो है समंदर में डूब रही थी ना, तो इस तरह से को बाहर बंदा खड़ा था और साथ नारे लगा रही थी कि क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। तो वो किसी ने कहा नहीं सिर्फ तुम ही डूब रही हो, क़यामत तो नहीं आई। उसने कहा मैं डूब रही हूँ तो क़यामत ही है ना। तो वो तलाल चौधरी साहब का तो इस वक्त बरियन ज्यादातर वही है ना कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। और दूसरी बात यह है कि जो पीडीएम के जो जलसे हैं या कोई भी अपोजिशन के जलसे हैं, छुप छुप करके नहीं, हम मैं तो ओपनली देखता हूँ, मेरा तो ये काम है। हम लोग जो मैं हूँ या गरीदा है या आप है या और लोग हैं, अगर हम लोगों का एक चले पोजीशन तो आती जाती रहती हैं, लेकिन असल में हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम लोग और एनालिसिस कैसे करेंगे अगर हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी? सो ऑब्वियसली हम तो आपको बड़े करीब से देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं। और तो यानी कि आप 4 फरवरी के इजलास के एलामिया का इंतजार करेंगे और 4 फरवरी के इजलास पे भी नजर रखेंगे फवाद चौधरी साहब? क्यों नहीं, बड़ी करीबी नजर रखेंगे। और तो इसका मतलब है कि पीडीएम मरी तो नहीं ना? इसका मतलब है पीडीएम फिर नाकाम तो ना हुई ना? जिस तरह से पिछला जो सारे इकदाम हैं वो इनके जो है वो मिट्टी से सिवा हुए हैं, तो 4 फरवरी को भी यही वैसे तो होना है। क्योंकि देखिए ना, नजर आ रहा होता है आपको सामने, चेहरे पढ़ के नजर आ जाता है कि क्या हो रहा है। आप तलाल चौधरी साहब को देखें कि बड़े खुश रहने वाले आदमी थे। अब मैं देखता हूँ प्रोग्रामों में इतने जिटरी हुए हैं, इतना गुस्सा आता है इनको। इस तरह का बंदा भी जब इतने गुस्से में बात करे और जिटरी हो जाए तो समझ लें कि क्योंकि आप लोगों ने पेट्रोल बढ़ा दिया, वजह बता दी ना तलाल साहब ने। पेट्रोल बढ़ा दिया, आटा बढ़ा दिया, चीनी बढ़ा दी, सब्जी, फल, गोश्त, इतनी महंगाई कर दी आपने कि तलाल साहब जैसा हंसता खेलता बंदा भी गुस्से में आ जाता है। सही बात है। ये तलाल चौधरी साहब को चाहिए कि अपना जो इसहाक डार साहब है ना, जाके उनका गिरबान पकड़े। क्योंकि उनके दौर में जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला जो है वो थमने में नहीं आएगा। जिस तरह से इन्होंने इस तरह से जो आटे चीनी की रेट करें, तो उस तरह तो फिर मुशर्रफ साहब के दौर में जो खत्म हुआ था वो तो 16 रुपए था आटा। तो इनके दौर में तो जो चीनी है वो 115 रुपए पे गई थी। अब वो जो बाद में जो है वो वापस आई। और इसी तरह से जो पेट्रोल है वो भी बहुत ऊपर जा गई। इस वक्त पाकिस्तान का तो खैर इस वक्त ये है कि इस रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में है। और बाकी जो महंगाई है वो तो है, लेकिन उसकी एक वजह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजली महंगी हुई है तो क्यों महंगी हुई है? वो इसलिए महंगी हुई है कि तलाल चौधरी साहब जब हुकूमत में थे तो इन्होंने 10,000 मेगावाट बिजली फालतू साइन की और उसकी वजह से 6 रुपए कीमत बढ़ गई। इन्होंने सारी बिजली जो बनाई वो इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर बनाई। 42% जो हमारा इस वक्त फ्यूल है वो इंपोर्टेड है। उसकी वजह से जब भी फ्लक्चुएशन आती है आपको बिजली की कीमत, और इस वक्त भी बिजली जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 रुपए का आपको यूनिट में आप बनाते हैं, 2.5-3 रुपए में आप देते हैं। तो आप देखिए कि कितने हजार अरब रुपया तो आपको सिर्फ बिजली की मद में सब्सिडी देना पड़ती है, बिकॉज इनकी पॉलिसी नहीं थी। और फिर जिस तरह के इन्होंने पैसे रल्ले दरल्लों में खर्च किए और अरब रुपया, यानी आप देखिए कि खाली शहबाज शरीफ साहब जो है 5-7 हजार अरब रुपया खर्च करके चले गए और पंजाब बैंकरप्ट करके चले गए। तो इन्होंने जिस किस्म की हुकूमत की उसका ज़ाहिर है मदावा तो उसका वो अब हमारे सामने आ रहा है। और अब इंशाल्लाह हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है। इंपोर्ट के बजाय हम एक इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। और इंडस्ट्री पाकिस्तान में ये तलाल चौधरी साहब कि अपने शहर में फैसलाबाद में आप जाके चेक करें ना कि लूमे तवील अरसे के बाद जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बूम चल रहा है। वहां पे तो लोग नहीं मिल रहे, इतनी ज्यादा लेबर की खपत है कि उनको जो है वो लोग नहीं मिल रहे। इस तरह पूरी लूमें जो है पहली बार जो है वो दोबारा चलना शुरू हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं, सही तरफ जा रहे हैं। लें जी तलाल साहब, दें हम जवाब इन सारी बातों का। एक तो गरीदा मैं अपना फवाद साहब से जरा थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए। एक तो मुझे यकीन है क्योंकि कुछ दिन पहले अब वजीर आजम इमरान खान ने डांट दिया है, और पहले तो चौधरी साहब इख्तलाफ कर लिया करते थे और खुल के कर लिया करते थे, बुज़दार पे तनकीद भी कर लेते थे, अपनी कारकर्दगी पे भी कर लेते थे। लेकिन अब मैं जो बात कहूंगा अब ये नहीं कर सकते। वजारत मैं भी इन्हें यही कहूंगा कि भी वजारत बचानी जरूरी है, क्योंकि ये भी शायद हो सकता है आखिरी दफा हो। तो गुजारिश ये है कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब आप बुज़दार लगाएंगे हर महकमे में तो तरक्की कैसे हो जाएगी मेरे भाई?
अगर आप समझते हैं कि बुजदार पंजाब चला सकता है तो फिर मेरा ख्याल है कि भाई गिरेबान मुझे आपका पकड़ना चाहिए। यानी आप तो कहते थे राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और भी आपका जो एक क्या कहते ब्रांड एम्बेसडर था या आपका पोस्टर बॉय था असद उमर, वो पहली चंद ओवरों में क्लीन बोल्ड हो गया था। आपने तो वो वाला वजीर खजाना मांगा है जो कि पिटा हुआ था, जिस पर खान साहब, जिसकी खान साहब को पता, वो यानी अगर वो दफ्तर में बगैर बताए आ जाता तो खान साहब उसकी शक्ल से भी नहीं वाकिफ थे। तो जिस तरह के आपके पास ना टीम है ना अहलियत है, आप पिछलों पे क्यों डालते हैं? यानी चीनी हम 55 की छोड़ के गए हैं और आपकी लाइकी ने उसको 115 की कर दिया। हम आटा 35 में छोड़ के गए हैं, हम नालायक थे और लायक लोग आए हैं, अमीन और सादक आए हैं तो वो 80 का हो गया है। उसके बाद मैं एक गरीदा, मैंने कल भी कहा था वो प्रोग्राम एक में, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं हुई, तो उस दिन फवाद साहब भी मेरे साथ थे। ये मैं फवाद साहब के सामने फिगर्स रखने लगा हूं बिजली के। जब हम थे तो जो हमारी कलेक्शन थी बिल्स की वो 93% थी। गरीदा ये नोट करें। अच्छा, इस वक्त 86% है, 86% है। हमने लाइन लॉसेस 18% पे ले आए थे, इनके लाइन लॉसेस 21% है। एक पॉइंट जब गिरता है तो 20 अरब गरीब की जेब से निकलता है। ये चाहे फवाद साहब, मैं यकीन है कि आप ये टीवी पर नहीं कहेंगे, लेकिन कैबिनेट में उस वजीर का गिरेबान जरूर पकड़ेंगे कि वो 93 से 86 पे कैसे आ गई। वो जो कई 100 अरब का सर्कुलर डेट है वो आपकी नालायकियों से बन रहा है। वो हमारी बिजली महंगी नहीं थी। और एक और बात, मैंने आपको कहा था कि एलएनजी ना मंगवाएं, क्यों एलएनजी आपने टाइम पे नहीं मंगवाई? कौन जिम्मेदार है? बिजली नवाज शरीफ महंगी कर गया। सदके जाऊं, यानी एलएनजी पे बिजली अगर बननी है, वो बिजली आप एलएनजी खरीदेंगे 5 गुना कीमत पे तो महंगी बनेगी ना जी। और जब आप बाबर वो उसको लगाएंगे और वो अपने चलाएंगे महंगे फ्यूल पर और सस्ते बंद करेंगे तो कौम को तो महंगी जाएगी। जब मोहसिन नकवी डाका डालेगा केई में और उसने फंड दिए होंगे आपको फॉरेन फंडिंग में भी और आपकी जेब में पैसे डाले होंगे, इमरान खान की सबसे बड़ा वो इन्वेस्टर होगा आपका, तो उसको तो आप हाथ नहीं डालेंगे। एफआईए को आप डीजी को कहेंगे कि इसको कुछ ना कहना, इसको लूटने दो। सो मेरी गुजारिश है, अपना घर देखें, अपना गिरेबान देखें, अपनी रिकवरीज देखें और अपनी परफॉर्मेंस देखें। उसके बाद हमने इसी तरह बिजली सस्ती भी लोगों को दी थी और पूरी भी दी थी, मगर नलायकी का तो कोई मेरे पास तोड़ नहीं है। और नलायक आदमी जो है ना, और एक मैं आपसे बताऊं गरीदा, मैं असद उमर साहब जैसे बंदे देखता हूं ना, तो ये एग्जाम्पल है कि वो जो ना पढ़े लिखे जाहल और ऊपर से कॉन्फिडेंट 46 रुपए का पेट्रोल बेचा करते थे, बिजली बेचा करते थे 2-3 रुपए की, आज 20 रुपए का यूनिट है गरीब आदमी के लिए। तो गुजारिश ये है, इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ये रिफॉर्म नहीं कर सके किसी जगह भी। और बिजली में खुसूसन इन लोगों ने दिहाड़ियां लगाई हैं, महंगे फ्यूल के इन्होंने चलाए हैं कारखाने, इनकी रिकवरी कम हुई है, लाइन लॉसेस बढ़े हैं। ये मैं आपको फिगर दिया, मैं चैलेंज कहता हूँ चौधरी फवाद को कि मेरे फिगर्स को चैलेंज कर। ठीक है, आपने फिगर्स दे दिए, फिगर्स रखती हूँ फवाद चौधरी के सामने, लेकिन फवाद साहब से जवाब लेने के बाद तलाल साहब आपकी तरफ आऊंगी कि आपके मुताबिक ठीक है गवर्नमेंट इमरान खान इतने नालायक हैं, नाअहल हैं, निकम्मे हैं, परफॉर्मेंस बुरी है, लेकिन ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन के पास सब्स्टिट्यूट क्या है? कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास। फवाद साहब, ये जो कुछ फिगर्स दिए हैं, तलाल साहब कह रहे हैं कि जो हमारे दौर में जो बिल कलेक्शन थी 93%, आपके दौर में 86 डिक्लाइन हो गया। हमारे दौर में लाइन लॉसेस 18%, आपके दौर में बढ़ गए 21%, और फिर महंगी बिजली का तफसीली जवाब दे दिया है। फवाद साहब, पहली बात तो ये है कि जो लाइन लॉसेस हैं वो बिजली, पहली बात तो ये है ना कि तलाल चौधरी साहब इकोनॉमिस्ट नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता कि एलएनजी की जो लॉन्ग टर्म मुआहदा ये करके गए थे वो $13.5 के ऊपर करके गए थे, और अब एलएनजी $10 के ऊपर जो है वो ले रहे हैं। और नदीम बाबर साहब की आजकल तो ये बड़े खिलाफ हुए हैं। पहले तो नदीम बाबर साहब इसे मशवरे लिया करते थे, इसी तरह से आरफ नकवी साहब के खिलाफ आज जो है वो तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन शायद तलाल चौधरी साहब को ये नहीं पता कि आरफ नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के भी बेस्ट फ्रेंड हैं, और ये जो के इलेक्ट्रिक है इनको जरदारी साहब ने दी थी, इमरान खान ने नहीं दी थी। और इसी तरीके से ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं इनका सारी पार्टीज के अंदर ताल्लुकात होते हैं, और ये कभी अपनी इस तरह नहीं करते कि अपनी बेट एक जगह के ऊपर हैच करें।
आप जरा शहबाज शरीफ साहब से पूछिएगा, आरफ नकवी साहब के उनके क्या ताल्लुकात थे, तो वो आपको एनलाइटन करेंगे और फिर आपका शायद राय उनके बारे में बदल जाए। दूसरी जो आप बिजली की बात करें ना, बिजली की जो लाइन लॉसेज हैं, विदाउट गेटिंग इनटू द डिबेट कि उसका आपकी फिगर सही है, बिकॉज पावर मिनिस्ट्री जो है उसकी अपनी फिगर्स हैं, वो कहते नहीं। जो लाइन लॉसेज का और इनका है ना, उसकी रेशो बड़ी कम है। असल प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारी बिजली जो हम बना रहे हैं वो हमें बहुत महंगी पड़ती है और हमें अवाम को तकरीबन निस्फ कीमत के ऊपर देनी पड़ती है। और महंगी इसलिए पड़ती है कि उसमें आप लोगों ने जब मुआहदे किए तो एक तो बहुत ज्यादा बिजली के मुआहदे किए और दूसरा आपने फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर मुआहदे किए, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तो आपने जो है वो पॉलिसी खत्म कर दी। तो पाकिस्तान में पानी की बिजली, पानी के ऊपर जो बिजली बनती थी, इसी तरीके से जो हवा के ऊपर बिजली बनती थी या सोलर के ऊपर, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आपने खत्म कर दिए। ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड खत्म कर दिया और दुनिया पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, आप फॉसिल फ्यूल की तरफ चले गए। मतलब आप इतने अक्लमंद थे कि आपने कराची में कोयला मंगवाना है और आपने कोयले का प्लांट साहिवाल में लगा दिया और पूरे साहिवाल की जो इन्वायरमेंट है वो आपने तबाह बर्बाद कर दी। और ऑल द वे अब जो कोयला कराची की बंदरगाह से चल के साहिवाल तक आता है, तो यू कैन इमेजिन उसकी कॉस्ट एंड यू कैन इमेजिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। तो उसकी वजह से बिजली जो है ठीक है, टाइम भी हमारे पास बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाने का हो रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तलाल साहब जवाब दे दें। और तलाल साहब, जो मेरा सवाल था कि ठीक है, आपके मुताबिक एक लंबी तवील चार्जशीट है इमरान खान की गवर्नमेंट पे, इमरान खान के खिलाफ, लेकिन ऑपोजिशन कितनी लाइक है, ऑपोजिशन कितनी अहल है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन सब्स्टिट्यूट है? देखिए, एक हमने तो परफॉर्म करके दिखाया है। हाँ, गरीदा जब हम आए थे तो आपको याद है 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी। आज चौई फवाद साहब कह रहे हैं कि हम बिजली हमने ज्यादा बना दी, यानी ये वो पूरे पाकिस्तान 70 साल में 16,000 मेगावाट बनी, हमने सिर्फ 5 साल में 11,000 मेगावाट लगाई। उसके बाद हमने तो बिजली महंगी नहीं की। हमारे दौर में तो सर्कुलर डेट जो था वो आज 3 गुना सर्कुलर डेट और बढ़ा है, यानी वो 400 से जब जो इन्हें मिला था आज वो कहां की कहां बातें चल रही हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी नलायकी नाहली को क्यों नहीं देखते? चाहे फवाद साहब छोड़ दें बिजली को, चले आ जाए किसी डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट आपने रिफॉर्म किया हो मुझे एक बता दें। मुझे आप कमाल करते हैं, यानी आप अपनी गलती मानते ही नहीं है। जो आपने कौम से वादा किया था कि आप बिजली की चोरी रोकेंगे, आप उसकी वो क्या कहते हैं पूरी रिकवरी करेंगे, आप बिजली सस्ती देंगे, आप तो पेट्रोल दे रहे थे 40 रुपए। कभी असद उमर का गिरेबान पकड़े, पूछे उससे कि तुमने। तलाल साहब, ये तो सारी वो पुरानी, तलाल साहब ये सारी वो पुरानी बातें हो गई, लेकिन पीडीएम कहां स्टैंड कर रही है? ठीक है, ये सारी चार्जशीट आपने लगा दी इमरान खान के खिलाफ, लेकिन आप लोग इमरान खान को हटाने में कामयाबी नहीं हो पा रहे हैं इस सारी चार्जशीट के बावजूद। देखिए, एक तो इमरान खान हमारे लिए एक सियासी बुज़दार है, हमारे लिए तो जाती तौर पर या हमारी पार्टी के लिए तो ये बड़े फायदेमंद है। जितने दिन इक़्तिदार में पंजाब का बुज़दार रहेगा या इमरान बुज़दार रहेगा, ये हमें तो ये सियासी फायदा देंगे और दिन ब दिन हमारी मकबूलियत, क्योंकि लोग परफॉर्मेंस हमारी इनसे कंपैरिजन करते हैं, हाँ। गवर्नेंस का कंपैरिजन करते हैं, वो तो मुकाबला ही कोई नहीं, मगर मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता। पीडीएम 4 को फैसला कुन आपको एक लाहे अमल देगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो एंजॉयमेंट का माहौल बना हुआ है इस्लामाबाद में, तलाल साहब 4 को, यानी कि 4 को आर या पार हो जाएगा। तलाल साहब 4 को आर या पार। मैं चौई साहब को कहता हूं कि 4 को कोई पार्टी शार्टी रखी हुई है तो वो खत्म कर दे, देखा उल्टियां हो जड़ियां उधर। असी एडी सौखी ताड़ी जान नहीं चकनी ते एडी सौखा तानू इस्लामाबाद रहन भी नहीं देना। मैं तुहानू दसा 2.5 साल जेडे नांगे अगले 2.5 साल तानू नहीं असी रहन देंगे। नहीं, 4 को आर या पार हो जाएगा, फैसला कर लेंगे आप लोग कि अदम एतमाद करना है, लॉन्ग मार्च करनी है, इस्तीफे देने हैं, क्या बिल्कुल बिल्कुल 4 को हम बिल्कुल जो अल्लाह अमल है वो फैसला कुन लाहे अमल दे। फवाद साहब, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप कमेंट इस पे जरूर करें। 4 को अब आर या पार हो जाएगा और बस आप लोग 4 फरवरी के बाद गवर्नमेंट में नहीं रहने वाले। देखें, पार आर या पार हो जाएगा और सारे अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। फवाद चौधरी साहब, ये सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब। एक डिबेट इंटरेस्टिंग, अच्छी,
सीरियस और लाइट नोट पे चल रही थी। सवाल वहीं पे पैदा होता है कि इमरान खान की हुकूमत से परफॉर्मेंस के सवालात किए जाएंगे, लेकिन ऑपोजिशन से उनकी स्ट्रैटेजी के हवाले से सवालात किए जाएंगे। 4 फरवरी तक देखना तो पड़ेगा कि ऑपोजिशन क्या लायामल इख्तियार करती है, लेकिन फिलहाल ऑपोजिशन इमरान खान की हुकूमत को हल्का सा हिलाने में भी कामयाब नहीं हो पा रही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा हिस्टोरिक दिन था कि कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है चीन से तोहफतन। अब ये वैक्सीन किस किस को लगेगी और आम पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए वैक्सीन कब अवेलेबल होगी, सवालात करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत, जो आज पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। कौन सी वैक्सीन है, कितनी तादाद में आई है, मजीद वैक्सीन की स्ट्रैटेजी क्या है, डॉक्टर फैसल सुल्तान से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पूरी कौम की तरह आपको भी मुबारक हो, आज तारीखी दिन है जो पहला बैच आया है पाकिस्तान के पास वैक्सीन का। कौन सी वैक्सीन है ये, कितनी तादाद में आई है, कितनी मौसर है ये, किस किस को लगेगी, और जो फर्स्ट फेज है इस बैच का, इसकी क्या स्ट्रैटेजी क्या है आपके पास वैक्सीन की, जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये जो वैक्सीन है ये साइनोफार्म कंपनी की है। इसकी इफेक्टिवनेस तकरीबन 80 से 85% बताई जाती है और इसकी 5 लाख डोजेस यानी जो तकरीबन 2.5 लाख लोगों के लिए काफ़ी होनी चाहिए, ये दस्तयाब हो गई हैं। और इसका प्लान ये है कि चूंकि हमने पहले भी कहा था कि हमारी तरजीह हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, तो हम इब्तदा जो है वैक्सीन की वहां से करेंगे और इंशाल्लाह इसकी तरसील जो है कल तक ये प्रोसेस जो है प्रोविंसेस तक, सारे यूनिट्स तक पहुंच जाएगा, फेडरेटिंग यूनिट्स तक हमें उम्मीद है, प्लान ऐसे ही है, और ताकि फिर आगे इसका इसी हफ्ते में इस्तेमाल शुरू हो पाए। तो बहुत अच्छी खबर है और इससे ये है कि कम से कम हमारा ये जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा और फिर इसको हम अगले मरहले तक ले जाने में के काबिल होंगे। और डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा सवाल जो हो रहे हैं वो इस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो रहे हैं, तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी? इस्लामाबाद तो पहुंची है, लेकिन फेडरेटिंग यूनिट्स को, सूबों को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी वैक्सीन? वो जी सारा कैलकुलेट कर सकता है क्योंकि हमारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमने आईटी सिस्टम इसके लिए बनाया वैक्सीन के लिए, उस सब के अंदर जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सूबों ने अपने अपने इंडिविजुअल लोग बाकायदा डाउन टू द इंडिविजुअल पर्सन अपने नाम और एनआईसी के साथ वो एंटर किए हुए और उसी के मुताबिक एक प्रोपोर्शन के तहत ये सारे सूबों को चली जाएगी। अच्छा, इसमें जो इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत एक अहम मामला है, जिसको लास्ट माइल बोल सकते हैं कि यानी हम तो भेज देंगे, फिर आगे कैसे होगा। इस मामले में हमारी बहुत कोऑर्डिनेशन रही है तमाम सूबाई महकमों के साथ और वज़रा के साथ। आज भी एक सुबह ऑनलाइन मीटिंग थी जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इबहम ना रहे और वो उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी है। मैं आपको बताऊं, सब सूबों ने बहुत एफिशिएंट तरीके से तैयारी कर रखी है। अच्छा, इसमें दो थोड़ी सी एक चीज जरा समझनी है कि दो मुख्तलिफ तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली उसका ताल्लुक इस चीज से है कि सबसे ज्यादा कोविड के केस किन अस्पतालों में, किन शहरों में रहे हैं। तो जो इसकी डिप्लॉयमेंट है उसका जो सीक्वेंस है उसका अंदाज कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले वहां से ये चीज शुरू की जाएगी जहां सबसे ज्यादा बीमारी का फैलाव रहा है या जिन अस्पतालों और इदारों में और जगहों में सबसे ज्यादा रिस्क रहा है और है हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो ये रिस्क की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगी और हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने काफी इस पे अच्छा काम कर रखा है। लेकिन जब इसका वो मरहला आएगा जब हम अपने आम सिटीजन्स को, आम शहरियों को जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, जो एज 65 से हमने कहा था ऊपर से शुरू करेंगे और बतदरीज नीचे आएंगे, तो उसका तरीकाकार थोड़ा सा फर्क होगा। उसमें एक पूरा अपॉइंटमेंट सिस्टम्स है, SMS के जरिए आपको पता चलेगा कि आपने किस दिन और किस वैक्सीन सेंटर में आपने जाना है ताकि आपको वैक्सीन लग सके। जाहिर है इसका मकसद ये है कि एक नज़्म ज़ब्त के साथ हो, भगदड़ ना हो और सबको पता हो कि उनकी कब और किस तरह से बारी आएगी। वो जो सिस्टम है वो 1166 के जरिए होगा, लेकिन ये बताता चलूं कि इस वक्त उसको जान के एक्टिव नहीं किया गया। वो तैयार है लेकिन उसको एक्टिव इसलिए नहीं किया गया कि जब तक सिटीजन्स के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जो वैक्सीन यूज होनी है
जब तक वो ऑन ग्राउंड नहीं होगी तो जाहिर है उसकी अपॉइंटमेंट डेट देना मुनासिब नहीं है। तो डॉक्टर फैसल, जो आज बैच आया है वैक्सीन का, ये सिर्फ हेल्थ वर्कर्स के लिए है, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए, ये आम शहरियों के लिए नहीं है? जी, इसकी जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो ऐसी है कि अभी ये हेल्थ केयर वर्कर्स पे ही इस्तेमाल हो पाएगी। और जब वो जो दूसरी वाली वैक्सीन जिसका जिक्र हुआ है कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू, जो एस्ट्राजेनेका वाली है, जब वो आ जाती है तो फिर हम वो जो हमारा मरहला है 65 से ज्यादा साल वाले सिटीजन का, वो शुरू होगा और फिर उसको हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज जो बैच आया है, क्या ये मुल्क भर के हेल्थ वर्कर्स के लिए काफी है, फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स के लिए, तमाम के लिए काफी है? ठीक है जी, तो ऐसे है जो ये पहली ट्रांच है, ये फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की तकरीबन आधी पॉपुलेशन को कवर कर लेगा और फिर इससे अगला मरहला जो है वो उसी तरह से कंटिन्यू होगा और फिर बतदरीज हम इससे जो हमारे सिटीजन हैं उन तक भी पहुंचेंगे उनको वैक्सीनेट करने के लिए। ठीक है, और डॉक्टर फैसल, इससे पहले आपने कहा कि रिस्क फैक्टर की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सूबों को, तो सूबों को रिस्क फैक्टर की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी या वो खुद आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जरा वजाहत कर दें। नहीं जी, सब तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को ये अरसाल कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन विद इन एंड ईच फेडरेटिंग यूनिट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसका बेसिस हमने डिस्कस किया था तमाम सूबों के साथ और सब मुत्तफिक थे कि हर सूबा अपने तमाम जो वर्स्ट अफेक्टेड शहर हैं जहां सबसे ज्यादा शरह है इस बीमारी की, और वो इदारे, खुसूसन वो इदारे और अस्पताल जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं, पहला फोकस जो है, इब्तदा जो है, वो वहां से होगी। ठीक है, और सर दूसरी वैक्सीन जो हम मंगवा रहे हैं एस्ट्राजेनेका कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए, वो कब तक पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है कि पहुंच जाएगी और फिर जनरल पब्लिक के लिए रोल आउट कब तक होगी? वो एक्सपेक्टेड है, इस वक्त जो उन्होंने कमिट की हैं 17 मिलियन डोजेज हैं पहले 6 माह के लिए, लेकिन उसमें से हमारा ख्याल है कि तकरीबन 6 से 7 मिलियन डोजेज जो हैं उन्होंने कमिट कर दी हैं कि वो पहली तिमाही में होंगी, बल्कि उसकी जो डिलीवरी है वो फरवरी में शुरू हो जाएगी उनके खत के मुताबिक। तो मैं समझता हूं कि हम कह सकते हैं कि मार्च में, तकरीबन अंदाजन बात कर रहा हूं, मार्च में जो जनरल सिटीजन हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं 65 से ज्यादा के, उनके लिए ये डिप्लॉयमेंट इसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जनरल पब्लिक को जो वैक्सीन लगनी है उसके लिए आपने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इन प्लेस तो हो गया, बंद तो गया है, लेकिन उसे अभी एक्टिव नहीं किया गया, एक्टिवेट नहीं किया गया। तो वो सर जो जनरल पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन का वो जो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कब तक आप एक्टिवेट कर देंगे, कब तक जनरल पब्लिक खुद को रजिस्टर करवाना शुरू कर दे? मैं समझता हूँ जी, जो ही अपने हेल्थ केयर वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है मुकम्मल करेंगे और 65 की एज पे, 65 ईयर से ज्यादा वाली एज पे जाने के स्टेप में आएंगे तो ये उसको एक्टिवेट कर देंगे। मेरा अंदाजा ये है कि मुमकिन है ये इस महीने फरवरी का आखिर हो या मार्च का शुरू हो, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब वैक्सीन हमारे हाथ में होगी, हमारे पास होगी, तो फिर हम कॉन्फिडेंटली इसको ऑन कर देंगे ताकि लोग फिर अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर सकें। और उस वक्त प्रॉपरली गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी कि अब जनरल पब्लिक जो है, आम शहरी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए? जी बिल्कुल, अब इसका पूरा प्रोग्राम तैयार है कम्युनिकेशन का और एजुकेशन का। ठीक है, अच्छा डॉक्टर फैसल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कि माशाल्लाह वैसे तो पाकिस्तान में केसेस बड़े कम हो रहे हैं, डेथ्स भी कम हो रही हैं, खुदा का कोई खास करम पाकिस्तान पे रहा है, लेकिन आप क्या एडवाइस करेंगे, आप क्या कहेंगे कि वैक्सीन आने के बाद ये तस्वुर कर लिया जाए कि पाकिस्तान महफूज हो गया है, पाकिस्तान के अवाम महफूज हो गए हैं कोरोना वायरस से? देखिए, वैक्सीन के आने से जरूर हमें फर्क होगा, सेफ एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी में एक इजाफा होगा, लेकिन इसमें और मेरे ख्याल से आपके सवाल में ये जवाब भी पहना है, और वो ये है कि हमारे जो बाकी एहतियात जो हमने करनी है उसका हम दामन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने वो किया तो फिर से हम अपने आप को रिस्क में डाल सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन तमाम पॉपुलेशन को लगते हुए भी वक्त लगेगा, और वैक्सीन जो है वो हमारी कंट्रोल की एक स्ट्रेटजी है। जो हमने एहतियात करनी है, मास्क का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, दीगर चीज़ें जो हमने सीखी हैं और उनको हमने अपनाए रखना है, नहीं तो फिर से बीमारी जो है वो ऊपर को आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें बैक वक्त होंगी, एहतियात और वैक्सीन का इस्तेमाल, दोनों चीजें। बिल्कुल ठीक सर, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, मैं यही आपसे जानना और सुनना चाह रही थी। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि आप क्या समझते हैं कि कब तक पूरे पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आबादी के एक बड़े हिस्से को वैक्सीनेट किया जा चुका होगा? क्या आप समझते हैं कि 2021 के एंड तक, बाय द एंड ऑफ 2021, पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी? मेरे ख्याल से जी आपका तखमीना है ये मुनासिब है। हम समझते हैं कि जो एक एक्सपेक्टेड तादाद
जो एडल्ट्स को लगनी है ज़ाहिर है वैक्सीन ये, तो वो अगर हम एक एस्टिमेट बताएं तो मैं समझता हूं कि वो एक रीजनेबल एस्टिमेट है कि इस साल के आखिर तक एक बेशतर तादाद को ये वैक्सीन हम लगाने के काबिल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, प्रोग्राम के लिए खास तौर पे वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत, पाकिस्तान में वैक्सीन आ गई है, चीन का बहुत बहुत शुक्रिया। पाक चीन दोस्ती की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है, लेकिन जैसे डॉक्टर फैसल कह रहे थे कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि एहतियात छोड़ दी जाए। अभी भी मास्क पहने, हाथ धोएं, हुजूम से जितना दूर हो दूर रहें और एक दूसरे को महफूज रखें। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।